गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे। गॉस लॉ का कुछ यूज भी देखे थे। कूलम्ब्स लॉ गॉस लॉ पर डिपेंड करता है ना। गॉस लॉ के हेल्प से कूलम्ब्स लॉ डिराइव किए थे, बहुत सारा देखे थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन है? तो देखिए, गॉस लॉ के हेल्प से भी हम लोग किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बेसिकली गॉस लॉ का एप्लीकेशन में मेनली यही होता है। गॉस लॉ कहता है गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, याद रखिएगा, गॉस लॉ डिफाइन है क्लोज सरफेस के लिए। जब क्लोज सरफेस हम लोग अपने मन से एज्यूम करते हैं तो उस क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक, गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होता है। देखिए, गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन क्या करता है? ये एप्लीकेशन बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में और सीबीएसई में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। सपोज कीजिए कि ये एक इनफिनाइट लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज मतलब एक रॉड है, ठीक है, इसका एक एंड प्लस इंफिनिटी तो दूसरा एंड माइनस इंफिनिटी है। ठीक, और इसका पूरा चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? प्लस, पॉजिटिव चार्ज। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो ऑब्वियस है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर नॉर्मल टू द सरफेस निकलेगा, है ना। यानी कि इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। इसके कर्व यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे की तरफ जाएगा, है ना। हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए, जब आपको इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पहले कंसंट्रेट करेंगे, हम लोग अप्लाई क्या करने जा रहे हैं? गॉस लॉ। गॉस लॉ किसके लिए डिफाइन है? क्लोज सरफेस के लिए। यहाँ पर तो लाइन चार्ज दिया हुआ है, कोई क्लोज सरफेस नहीं दिया है, तो क्लोज सरफेस हम लोग अपने मन से एज्यूम करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि एक सिलेंडर है जो क्लोज्ड है ना। हम एज्यूम करके चलेंगे कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो क्लोज्ड है। ये सिलेंडर का नाम यहाँ पर हमने PQ दिया है। इस सिलेंडर के अंदर हम एक इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज को रख दिए। ठीक, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? R। माइंड इट, इस लाइन ऑफ चार्ज को कहां से पास करेंगे? तो इस स्ट्रेट रॉड को इस सिलेंडर के एक्सिस से पास करेंगे, यानी कि इसके दोनों सेंटर से ये पास करेगा। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा यही इसका रेडियस होगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनफिनाइट लाइन चार्ज के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अपने मन से एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे उसका शेप कैसा लेंगे? सिलिंड्रिकल। कैसा लेंगे? सिलिंड्रिकल। तो हमने एक सिलेंडर ले लिया। अब इस सिलेंडर से इस इनफिनाइट रॉड को इस तरह से पास करेंगे कि वो इसके एक्सिस से जाए, मतलब इसके दोनों सेंटर से ये पास करे। क्लियर है? अब देखिए, इस सिलेंडर का लेंथ हम कितना मान लिए हैं? एज्यूम कर लेते हैं L। L क्या है? लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। और सिलेंडर का रेडियस कितना है? R। वही इस रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा। इस सिलेंडर का रेडियस कितना माने हुए हैं? R, और यही R डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस काम करेगा इस रॉड से। अब जरा देखिए, ये इनफिनाइट चार्ज है तो वी कंडक्टर है, तो ऑब्वियस है कि इस लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कर्व सरफेस पर किधर की तरफ होगा? आउटवर्ड। इसके इस एंड से लेके P एंड से लेके Q एंड तक, ये P से लेके Q एक हमने कैसा सिलेंडर लिया है? गॉसियन सिलेंडर। इसके दोनों एंड पर जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा? आउटवर्ड। यदि हम यहाँ पर कहीं भी एरिया वेक्टर एज्यूम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों क्या होगा? सेम डायरेक्शन में। बट लेकिन इसका P इंड और Q इंड पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन P इंड वाला, और ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो इसके P इंड और Q इंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जबकि इसके कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर 0 डिग्री एंगल बना रहा है।
सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सिलेंडर, इस पूरे गॉसियन सिलेंडर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, इसको हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। अब इस क्लोज सरफेस, क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या है कि हम लोग पहले P इंड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर Q इंड का निकालेंगे, फिर इसके कर्व सरफेस का निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो देखिए इसी फाई ई के इस वैल्यू को हमने यहां पर कैसे लिखा, E डॉट ds P इंड के लिए प्लस E डॉट ds कर्व सरफेस के लिए प्लस E डॉट ds Q इंड के लिए, मतलब P इंड का फ्लक्स, Q इंड का फ्लक्स और कर्व सरफेस का फ्लक्स निकाल के हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर P इंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, E ds cos 90 किस इंड के लिए, P इंड के लिए, प्लस कर्व सरफेस के, तो कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर स्विच का एंगल 0 डिग्री, ये हो जाएगा E ds cos 0, ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस के लिए। ठीक, अब देखिए प्लस E, अब आपको Q इंड के लिए निकालना है, तो Q इंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा E ds cos 90, ये हम लोग बनाते हैं किसके लिए, Q इंड के लिए। ठीक है, अब देखिए cos 90 का वैल्यू 0, इसका मतलब कि ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और Q इंड का भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, मतलब टोटल इनवर्ड फ्लक्स टोटल आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर। अब आइए E ds के कारण कितना हो जाएगा, तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस E कांस्टेंट है, क्यों भाई, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को बाहर निकाल लीजिए, ds एरिया निकालेंगे किसका, कर्व सरफेस का, प्लस Q इंड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना, 0, ये कैसे हो गया, E ds, E बाहर निकल गया, cos 0 का वैल्यू 1। अब आइए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, तो यहाँ पर हाइट का काम कौन कर रहा है, सिलेंडर का लेंथ L, तो कितना हो जाएगा 2 पाई R into L, दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ तक निकाल लिए, अब हमको निकालना है गॉस लॉ अप्लाई करना है, गॉस लॉ भाई कहता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए इस रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा, रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा, लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ। हमको ये पता करना है कि इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है। ठीक, गॉसियन सिलेंडर का लेंथ कितना है, L, चार्ज का काम कौन कर रहा है, Q इन, तो Q इन बाय L। अब बताइए तो Q इन बराबर कितना आ जाएगा, तो Q इन इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनटू L। हमको इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर का चार्ज मालूम हो गया, अब गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ क्या कहता है, देखिए फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, हम इसी बेस गॉसियन सिलेंडर से निकाल रहे हैं, है ना, इज इक्वल टू द Q in डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q in का काम कौन कर रहा है, लैम्डा L, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देखिए ये जो फाई निकला है ये गॉसियन सरफेस के लिए सिलेंडर के लिए निकला है, और ये भी फाई निकला है किसके लिए, गॉसियन सिलेंडर। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर करेंगे, यहां तक लिखते भी जाइए। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर कीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट और सेकंड से बताइए क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन था E इंटू 2 पाई R इंटू L, इक्वेशन सेकंड के बराबर होगा, यानी कि लेमडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल। अब बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R कितना आ गया, लेमडा तो लेमडा ही रह जाएगा, 2 पाई R को नीचे डिवाइड कर दीजिए कितना रहेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक, अब आप देखिए यहां पर लेमडा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, R ही ना वेरिएबल है, मतलब इस रॉड से आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा, देख लीजिए रेसिप्रोकल ग्राफ होगा, y = 1/x की तरह। ये आपका R है और ये आपका E, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ इस टाइप से होगा, यानी कि R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वैसे वैसे घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज, इसका फार्मूला क्या निकल गया, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यदि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इसका एक न्यूमेरिकल कांसेप्ट लिख लीजिए। देखिए अब इसका एक फार्मूला की तरह ट्रीट कीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसान फार्मूला बताएंगे अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r विल बी कितना होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। यदि हम लोग को न्यूमेरिकल में लैम्डा और r का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग कितना इजीली न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसकी में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए फॉर न्यूमेरिकल के लिए हम लोग के पास वैल्यू क्या निकला है, E = लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। आप क्या कीजिए कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाय r। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन टेस्ट पर कूलम्ब स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई कर दे किससे 2 लैम्डा बाय r से, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस r बराबर कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 × 10⁹ लैम्डा बाय r। अगर आपको न्यूमेरिकल में लैम्डा और r का वैल्यू दिया है तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखे हुए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल में। ऑब्जेक्टिव में तो खासकर अप्लाई कीजिएगा। 18 × 10⁹ लैम्डा बाय r, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज। एक न्यूमेरिकल देखते हैं एनसीईआरटी का, इसको पहले लिख दीजिए। अगर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखिए 1.23 क्या क्वेश्चन करता है कि an infinite line charge produces a field of 9 × 10⁴ Newton per coulomb at a distance 2 cm. Find lambda, linear charge density निकालना है। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब, एक इनफिनिट रॉड के कारण कितना डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर, बोले तो 0.02 मीटर पर करता बताइए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि इनफिनिट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है 18 × 10⁹ लैम्डा बाय r। तो देखिए v है, हम लोग अभी जस्ट प्रूव किए E = 18 × 10⁹ लैम्डा बाय r। हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है, पहले डेटा पुट कीजिए। E की जगह पर क्या रखेगा 9 × 10⁴ इक्वल टू 18 × 10⁹ लैम्डा निकालना है, r का वैल्यू 0.02, पॉइंट रिलीज कर दीजिए तो ऊपर कितना आ जाएगा 100। ये 2 जो है 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, हमको लैम्डा निकालना है। अब बताइए देन लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा
10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 9 प्लस 10 का पावर 2 10 का पावर 11 है ना। अब देखिए ये डिवाइड में आ गया है, अब इसको ऊपर लेके जाइए तो आप क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 4 माइनस 11, तो बताइए कितना आ गया 10 का पावर माइनस 7 है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी से क्या होता है कूलम्ब पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया ना। तो न्यूमेरिकल बनाना हो तो सबसे आसान तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज का फॉर्मूला क्या यूज कर दीजिए 18 × 10⁹ लैम्डा बाय r डायरेक्ट, है ना। मेन फॉर्मूला तो आपका लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन × r होता है, न्यूमेरिकल के लिए यही चीज रहता है। जल्दी इसको लिख लीजिए। अब दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, एक छोटा सा स्फेरिकल सेल है वो भी हॉलो है ना, ठीक, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और उस सेल के ऊपर पूरा चार्ज है। जैसे आप देखिए ये एक बॉल है, ठीक, अगर इसको सेल के रूप में कंसीडर करेंगे तो पॉइंट चार्ज कितना होगा एकदम छोटा, इसके सरफेस पर चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पर चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। हमको इसके कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर इसके सरफेस पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे तो याद रहे हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और गॉस लॉ डिफाइन है क्लोज सरफेस के लिए। सबसे पहले इस सरफेस का एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो हमने जो स्फीयर लिया है उस स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है r क्या है तो r जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ये रेडियस ऑफ द सेल है। कैसा सेल स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का रेडियस कितना दिया हुआ है r, यानी कि अगर ये सेल है तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है r। इसको अगर हमको क्लोज्ड बॉडी के अंदर में रखना है तो ऑब्वियस है कि वो क्लोज्ड बॉडी कैसा होना चाहिए स्फेरिकल, मतलब हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा स्फेरिकल। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया जिसका रेडियस कितना मान लिए स्मॉल r, ठीक, और इसका शेप कैसा है स्फेरिकल। अब देखिए इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली क्या होगा आउटवर्ड होगा हर जगह। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करते हैं पी पॉइंट पर, जिसका एरिया जो है ds मान लेते हैं। तो हम लोग इस पी पॉइंट पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में, यानी इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, ठीक। आप ये एरिया कहीं भी कंसीडर करके देख लीजिए, कहीं भी आप अगर यहां भी ये कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। चलिए हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फाई बराबर क्या लिखेंगे E डॉट ds। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो क्या इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos 0, E तो भाई सभी जगह कांस्टेंट होगा r डिस्टेंस पर, तो E को बाहर कर दीजिए, तो E को जैसे ही बाहर कीजिएगा तो किसका सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा तो पूरा स्फीयर का, यानी कि इस पूरे गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है स्फेरिकल। तो बताइए इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इक्वल टू लेगा E इनटू 4 पाई r²। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा E इनटू 4 पाई r²। अब आइए अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है तो गॉस लॉ कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका फार्मूला होता है q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो देखिए इस पर जितना चार्ज दिया जाएगा उतना ही ना इसके अंदर होगा, तो इस स्फेरिकल सेल पर कितना चार्ज दिया हुआ है स्मॉल q, तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस का काम कौन करेगा स्मॉल q, तब q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों के दोनों फ्लक्स गॉसियन स्फीयर के लिए निकाला गया है, तो क्या हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हम लोगों को क्या वैल्यू निकल जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका गॉसियन सरफेस का वैल्यू निकल गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया गॉसियन स्फीयर के कारण कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। अब इसमें तीन केस लेके चलेंगे, इस P पॉइंट को अगर हम यहां पर रख दें तब क्या हो जाएगा। अब देखिए इफ यहां तक तो सब कोई लिख लिए हैं, चलिए यहां तक लिख लीजिए। If point P lies on the surface of the cell, यदि पॉइंट P, ये जो P पॉइंट है ये कहां पर लाई करे, सरफेस पर लाई करे, यानी यहां के बजाय इसके एरिया इस सरफेस पर, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। देन स्मॉल r इक्वल टू कितना, कैपिटल R। तब देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, Q बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज बाय एरिया को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए चार्ज बाय एरिया 4 पाई r स्क्वायर, क्या इस स्फीयर का एरिया होगा कि नहीं होगा, ठीक, इस स्फेरिकल सेल का एरिया होगा, तो चार्ज बाय एरिया को क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिपेंड करती है, सिग्मा से। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट इट्स सरफेस, तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और r डिस्टेंस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। हम इसका तीन केस को डील करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए जो हम लोग सेल के कारण पर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, जैसे ये एक स्फेरिकल सेल है, इसके सरफेस पर चार्ज Q है, यदि P पॉइंट जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, उसका रेडियस कैपिटल R सेल के रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस है, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। Q भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और याद होगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन टू Q बाय r स्क्वायर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आपको याद क्या रखना है कि यदि स्मॉल r का वैल्यू रेडियस ऑफ द सेल से ज्यादा है तब वो स्फेरिकल सेल कैसा बिहेव करेगा, लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, कब, सिर्फ सेल के बाहर जब निकालना है। लेकिन अगर ये थी इफ स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए, यानी कि ये P पॉइंट इसके सरफेस पर आ जाए, तब उस केस में स्मॉल r के जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल R। तो चार्ज बाय एरिया, देखिए सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला पर है, चार्ज बाय एरिया, तो 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि Q बाय 4 पाई r स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि स्फेरिकल सेल पर, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन अगर कोई कह दे कि यदि मेरा P पॉइंट इस सेल के अंदर लाई करेगा, यानी कि इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा क्या है, बिकॉज़ इनसाइड द सेल नेट चार्ज इक्वल टू 0, यानी किसी सेल के अंदर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट चार्ज 0 होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0। चलिए अब इस तीनों को ग्राफ में दिखाते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से छोटा है
जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से क्या है, छोटा है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो रहा है, 0। जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जा रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैक्सिमम। और जैसे ही स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर का ग्राफ। ये आपका 2 एप्लीकेशन आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए नीट प्रैक्टिस, ये दोनों एप्लीकेशन, क्योंकि गॉस लॉ और गॉस लॉ का एप्लीकेशन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको छाप लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।